हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विथ लिपिका। आज के क्लास में हम लोग जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर एक टीचिंग एग्जाम में आता है, वो चाहे नेट हो, सेट हो, सीटेट हो या फिर जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं या तो फिर एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उनके सिलेबस में होता है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे चैनल का हर नोटिफिकेशन आपके ओर पहुंचे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी देन इसे एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए पहले जानते हैं जीन पियाजे के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। जैसे जीन पियाजे वॉज बोर्न ऑन 9 अगस्त 1896। देन ये एक बायोलॉजिस्ट थे, फिलोसोफर थे और साइकोलॉजिस्ट पे, ये तीनों ही थे। उनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था, इस वजह से उन्हें स्विस बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। और उनका इंटरेस्ट एपिस्टेमोलॉजी में था। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब था नॉलेज। तो उनका इंटरेस्ट था कि नॉलेज कैसे क्रिएट होता है, एक इंसान अपना नॉलेज कहाँ से पाता है, कैसे डेवलप करता है, इनमें उनका बहुत इंटरेस्ट था। इस वजह से उन्होंने एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज से रिलेटेड अपना साइकोलॉजिकल टेस्ट जो अपना रिसर्च किया। फर्स्ट टू मेक सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एक्विजिशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन। वो पहले ऐसे इंसान थे जो सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली चिल्ड्रन के ऊपर रिसर्च किए, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनके नॉलेज के बारे में, नॉलेज कैसे डेवलप होता है इसके बारे में स्टडी किए। और ये अपने खुद के बच्चों के ऊपर स्टडी किए थे। और एक रिसर्च का पहले ऐसे इंसान चाइल्ड के ऊपर स्टडी किए थे, तो इस वजह से उन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा गया है। ओके, और उन्हें रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है क्योंकि उनका मानना था कि चिल्ड्रन के पास ये कैपेसिटी होती है कि ये वो अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर सके, खुद क्रिएट कर सके। उन्हें किसी की इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती। उनके पास जो स्कीमा होते हैं, देन उसके बाद जो एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसके मदद से वो अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उनके पास इतना नॉलेज होता है। ओके, इस वजह से उन्हें क्या कहा जाता था, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। देन यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन आता है कि किसने कहा था कि चिल्ड्रन को लिटिल साइंटिस्ट, तो किसने कहा था, पियाजे ने। ओके, तो वो बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहते थे क्योंकि उनका मानना था चिल्ड्रन के अंदर वो क्यूरियसिटी होती है हर एक चीज़ के बारे में जानने का। आपको पता है कि बच्चे अगर छोटे हर चीज़ में पूछते हैं क्वेश्चन, मामा ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है, हर चीज़ में क्वेश्चन पूछ, हर चीज़ में उनका जो इंक्वायरी वाला एटीट्यूड होता है ये होता है। और अगर आप उन्हें कोई खिलौना दे दो या तो फिर कोई चीज़ दे दो, वो क्या करते हैं, उसे तोड़ देते हैं और फिर बोलते मम्मा हम तो बस देख रहे थे ये कैसे बनता है, इस वजह से हमने उसे तोड़ दिया। तो उनके अंदर वो साइंटिस्ट वाला, वो क्यूरियसिटी वाला ये जो नॉलेज है ये अंदर होता है। इस वजह से उन्होंने क्या चाइल्ड को लिटिल साइंटिस्ट कहा है। ओके, देन पियाजे बिलीव्स दैट चिल्ड्रन प्ले एन एक्टिव रोल, क्या एक्टिव रोल इन लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि उनका मानना था अगर आप चिल्ड्रन को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराओगे तभी उनका लर्निंग इफेक्टिव होगा। उनको ये पसंद नहीं कि पैसिवली सिर्फ आप बैठा दो और कुछ भी बोलते जाओ और सुनते रहे, ऐसा नहीं होता है। उन्हें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है। आपको याद है अगर बच्चे छोटे, आप बोलोगे आप वहाँ पे बैठे रहो जब तक मैं ना बोलूँ, वो नहीं सुनेगा, वो चला जाएगा वहाँ से। लेकिन अगर आप उसे कुछ सिखाने के लिए उसे बातें बताने से जरूरी कि उन्हें एक्टिव इन्वॉल्व करके कुछ बातें सिखाओगे ना, वो बातें कुछ ज़्यादा समझ जाएंगे। लेकिन नहीं कि आप उनके बोल दो ये बात करो, ये नहीं करो, ये गलत है, ये वो लोग नहीं मानेंगे। उन्हें एक्टिवली इन्वॉल्व होना अच्छा लगता है। ओके, देन व्हाट इज कॉग्निटिव थ्योरी, जिनके ऊपर पियाजे ने रिसर्च किया है। तो कॉग्निटिव का मतलब ये कहाँ से रिलेटेड है, ये माइंड से रिलेटेड होता है ना। जो हमारा मेंटल स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा मेंटल डेवलपमेंट, जो हमारा नॉलेज होता है, इससे रिलेटेड होता है कॉग्निटिव। ओके, ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर होता है और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स आर ब्रॉट बाय इंटरेक्शन विथ वंस फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। हमारा जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है ये क्या, दोनों जैसे फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन से ही कॉग्निटिव थ्योरी का डेवलप होता है। हमारा माइंड, कॉग्निटिव मतलब माइंड, तो माइंड का डेवलप होता है। माइंड का जो नॉलेज, एक्सपीरियंस, सारी चीज़ जो भी चीज़ माइंड से रिलेटेड है कॉग्निटिव थ्योरी कहा जाता है। ओके, देन उन्होंने कुछ कंसेप्ट दिया था नॉलेज के बारे में, कैसे नॉलेज क्रिएट होता है। इसमें 3 चीज़ के बारे में बताया था। पहला स्कीमा, देन एसिमिलेशन
देन अकोमोडेशन आगे जाके पढ़ेंगे। तो इसको उन्होंने दो फैक्टर में डिवाइड किया था, एक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिज्म, देन प्रिंसिपल ऑफ एडाप्शन। तो ऑर्गेनिज्म जो पहले से एक इंसान के अंदर होता है, जैसे स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? ये हर एक इंसान में होता है। ये क्या है? एक क्लस्टर ऑफ कॉन्सेप्ट और आइडिया, और इट इज ए मेंटल स्ट्रक्चर जो हर एक बच्चे में पहले से ही मौजूद होते हैं। जैसे कोई भी इंसान ब्लैंक दिमाग नहीं आता है, उनके अंदर कुछ ना कुछ नॉलेज, कुछ ना कुछ ज्ञान होता है। जब वो एनवायरनमेंट से मिलते हैं, जब उनसे बाहर से कुछ नॉलेज आता है, वो क्या होता है? वो स्कीमा ग्रो करता है। ओके, उनका नॉलेज ग्रो करता है। जैसे जब आप लोग बच्चे थे, आपके अंदर जितना नॉलेज था, जितना एक्सपीरियंस था, जितना मेच्योरिटी था, क्या अब उतना है? नहीं है ना, वो भी बड़ा है, क्योंकि उनका मानना था अकॉर्डिंग टू द मेच्योरेशन, द एज लेवल। तो अगर एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन, उससे क्या था? स्कीमा का ग्रो होता है, बच्चे नए नए चीज़ें सीखते हैं। ओके, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ नॉलेज लेकर वो पैदा होते हैं, जिसका हम बोलते हैं स्कीमा, जो एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है, जो हर एक इंसान में होता है, जो बेसिक से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ओके होता है। तो फिर पहले चीज़ के बारे में अगर बच्चा आता है, उन्हें किस चीज़ के बारे में पहले कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाता है ना, वो उसे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। हाँ, इस चीज़ का मतलब ये होता है कि बाद में जब वो नए एनवायरनमेंट से मिलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई चीज़ें जानते हैं, तो उस नॉलेज का क्या होता है? ग्रो होता है। ओके, तो हमें आगे जाके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। ओके, तो आप एक आसान से याद रखना, स्कीमा क्या होता है? एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है। ओके, और देन एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ एडाप्टेशन, यानी कि यहाँ पे हम लोग अडॉप्ट करते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट से कुछ चीज़ें हम लोग अपने अंदर अडॉप्ट करते हैं। लेकिन ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? ये हमारे अंदर ही होता है। तो एसिमिलेशन में क्या होता है? यूज एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू डील विथ ए न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, जहाँ पे हम अपने जो एग्जिस्टिंग जो स्कीमा होते हैं, जो हमारा मेंटल स्ट्रक्चर होता है, इसके न्यू ऑब्जेक्ट और न्यू सिचुएशन को इन्वॉल्व करते हैं, जहाँ पे हम कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन, कुछ न्यू नॉलेज को ऐड करते हैं। स्कीमा को भूल नहीं जाते, स्कीमा है, ये फिक्स है, लेकिन इसके बाद हम एसिमिलेशन प्रोसेस के थ्रू, जहाँ पे हम क्या करते हैं? बाहर के कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज उसमें ऐड करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है? टेकिंग ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू आवर प्रीवियसली एग्जिस्टिंग नॉलेज। क्या होता है? टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब ये नहीं कि प्रीवियस नॉलेज को भूल जाए, नहीं, प्रीवियस नॉलेज होता है, उसके बाद कुछ हम न्यू नॉलेज को ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सब ने बचपन में गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा कि नहीं? तो गांधी जी एज ए फ्रीडम फाइटर आप सब जानते थे, उन्होंने देश के लिए इतना काम किया, इतना स्ट्रगल, इस तरह इसके बारे में जानते थे। लेकिन ये आपका स्कीमा था, ये आपका नॉलेज है जो आपने पढ़ा था, ये आपका बेसिक नॉलेज। स्कीमा का मतलब क्या होता है? मेंटल स्ट्रक्चर, बेसिक नॉलेज। ओके, तो जब आप धीरे धीरे बड़े हुए, पहले तो छोटे जब थे, बचपन में सिर्फ जानते थे फादर ऑफ द नेशन कौन है? गांधी जी। इसके अलावा गांधी जी को और कुछ और नहीं जानते थे। जैसे जैसे बड़े हुए, पहले क्या जाने, ये वो एक फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने देश के लिए काम किया, एक एसिमिलेशन हुआ। देन आप, और जब अब आप एजुकेशन सेक्टर में आ गए हो, तो आपको पता चला कि गांधी जी ने एजुकेशन सेक्टर के लिए भी बहुत सारे काम किए। ओके, तो मैंने भी एक वीडियो बनाया है कि गांधी जी के बारे में एजुकेशन में क्या क्या काम किया, उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, तो चलिए मेरे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, देन असिमिलेशन के बाद क्या कंसेप्ट आता है? अकोमोडेशन। यहाँ पे क्या होता है मेंटल स्ट्रक्चर में कि चेंजिंग और अल्टरनेटिंग और एग्जिस्टिंग स्कीमा इन लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। जहाँ पे क्या होता है, जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है, ये एक न्यू इन्फॉर्मेशन में तो चेंज हो जाता है। जैसे पहले हम जानते थे गांधी जी सिर्फ फादर ऑफ नेशन, लेकिन बाद में हमें क्या पता चला? चेंज हो गया कि नहीं, वो एक फ्रीडम फाइटर भी है। देन बाद में पता चला वो एजुकेशनलिस्ट भी है। ओके, तो हमारा क्या हुआ? चेंज हो गया। क्या? एग्जिस्टिंग स्कीमा, जो पहले हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा था कि गांधी जी सिर्फ हमारे फादर ऑफ नेशन है, वो हमारा क्या चेंज हो गया, क्योंकि हमने नए एनवायरनमेंट से नए नॉलेज ने नए एसिमिलेशन किया, उसके बाद हमारे अंदर एक नई नॉलेज क्रिएट हो गई। देन इट इन्वॉल्व्स अल्टरनेटिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा और आइडिया एज ए रिजल्ट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन और न्यू एक्सपीरियंस। ये क्या होता है? जो एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है उसके साथ आइडिया और न्यू रिजल्ट के साथ, न्यू एक्सपीरियंस के साथ क्या होता है? चेंज हो जाता है।
देन न्यू स्कीमा में बी ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस जो प्रोसेस होता है यहाँ पे क्या होता है, स्कीमा का डेवलप हो जाता है। एसिमिलेशन इज ए प्रोसेस, स्कीमा इज द फर्स्ट स्टेज, ओके, जो मेंटल स्ट्रक्चर होता है। देन एसिमिलेशन एक स्टेज होता है जहाँ पे न्यू इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन हम क्या ऐड करते हैं, एक प्रोसेस है। देन अकोमोडेशन के बाद हम क्या, हमारा मेंटल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, हमें कुछ आइडिया आ जाता है, हाँ ये चीज़ ये है। देन लास्ट इज इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन में क्या होता है, ये भी प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्शन में है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। हमें क्लियर कट आता है नहीं, हम लोग यहाँ पे हम कन्फ्यूजन के स्टेज में अब नहीं होते, अब हम क्लैरिटी के स्टेज में आ जाते हैं। अभी हमें पता है, पहले जब छोटे थे, अरे हम तो पढ़ा था ये सिर्फ फादर ऑफ नेशन है, अरे हमने तो अभी पढ़ा ये तो फ्रीडम फाइटर, अरे ये हमने तो अभी पढ़ा ये तो एजुकेशनल, इनमें से कौन है, हमें ये अपनी समझ में नहीं आता है। लेकिन जब हम इक्विलिब्रेशन के स्टेज में आ जाता है तब हम क्या, बैलेंस करना समझ में आ जाता है, हमें पता चल जाता है। जैसे यस, गांधी जी was an freedom fighter, was an educationalist and also is the father of nation। तो क्या हम लोग बैलेंस करना सीख गए, ओके, समझ में आया। ओके, और एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज एक छोटा बच्चे को किसने बताया, जो कुत्ता को पहचान, ये डॉग है, ओके, तो उसके माइंड में एक स्कीमा क्रिएट हो गया कि जो भी जानवर 4 पैर का होता है वो डॉग होता है, उसके माइंड में स्कीमा डेवलप हो गया। तो उसके बाद वो जो भी 4 पैर का जानवर देखता था उसे डॉग बोलता था, ओके। तो एक बार क्या हुआ, वो कैट को बोला ये तो छोटा डॉग है, ओके, ये छोटा डॉग है, जो भी बड़ा होता था ये बड़ा वाला डॉग है। तो हर को वो डॉग समझने लगा क्योंकि उसका 4 पैर है। लेकिन बाद में उसके मामा ने आके उससे बताया, नहीं बेटा ये डॉग होता है, ये कैट होता है। क्यों, कुछ सिमिलरिटी है इनमें कि 4 पैर है, लेकिन इनमें ये चीज़ सिमिलरिटी नहीं है, ये डिफरेंस है, और ये कुत्ता है और ये क्या, बिल्ली है। तो ये स्टेज होता है एसिमिलेशन का स्टेज, जहाँ पे मामा ने उसे न्यू इन्फॉर्मेशन दिया। तो बाद में जब वो अकोमोडेशन स्टेज में आया, हुआ क्या हुआ, एग्जिस्टिंग स्कीमा में न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड होने के बाद वो खुद पे ऊपर एक्सरसाइज किया, अच्छा ये वो है, हाँ, वो खुद पे खुद काम करने लगा कि अच्छा डिफरेंस को जानने लगा, वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया। कई बार गलत भी हुआ, सही भी हुआ, लेकिन जहाँ पे वो इक्विलिब्रेशन के स्टेज में आ गया वहाँ पे वो क्लियर हो चुका है अभी कि कौन कुत्ता है कौन बिल्ली है, ओके, समझ में आया। अगर अभी भी कोई डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ओके। सिंपल चीज़ याद रखिए, स्कीमा जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, एसिमिलेशन जहाँ पे हम न्यू नॉलेज ऐड करते हैं, एंड अकोमोडेशन क्या है, जहाँ पे हम अल्टरनेटिंग आवर एग्जिस्टिंग स्कीमा, यहाँ पे हम न्यू इन्फॉर्मेशन डाल के हमारे एग्जिस्टिंग स्कीमा को चेंज कर सकते हैं। जिस स्टेज पे स्कीमा का डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, अकोमोडेशन, एंड इक्विलिब्रेशन क्या होता है, बैलेंस स्टेज, ओके, सिंपल। देन इसके बाद जब पियाजे थे उन्होंने 4 स्टेजेस दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, जहाँ पे उन्होंने जो बच्चे के ऊपर स्टडी किया था, एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी था, बहुत सालों तक चला था। वहाँ पे उन्होंने बच्चे के एज को, उनके मैच्योरेशन लेवल को 4 स्टेज में डिवाइड किए। इन स्टेजों के अंदर बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं, जैसे उनको एज ए ईयर वाइज, जैसे पहला स्टेज क्या होता है, सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 ईयर तक होता है। जेन प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, एंड फॉर्मल ऑपरेशन 11+, और कहीं पे भी 12 दे देते हैं, लेकिन ये नॉर्मली 11+ होता है, ओके। तो फर्स्ट स्टेज इज सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर, क्योंकि उनका मन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ग्रो करता है। जैसे मैंने वाला बच्चे जब छोटे होते हैं उनका अलग तरीके के सोचने के तरीके होते हैं, जैसे बड़े होते हैं सोचने के तरीके अलग होते हैं, ऐसा होता है ना। तो पियाजे ने इसके बारे में बताया था। तो फर्स्ट इज सेंसरी मोटर, सेंसेस आर द टीचर, सेंसेस आर टीचर्स, जहाँ पे हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं ये हमारा टीचर होते हैं, जो कि बच्चे सेंस के थ्रू सोचते हैं। जैसे बच्चे छोटे होते हैं, आपको पता उन्होंने कुछ नहीं आता, सिर्फ आई ब्लिंक करते हैं या तो फिर सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, ऐसे छोटे चीज़ करते हैं जो सेंसेस के थ्रू से छोटे छोटे बातें सुनाई देती है। तो कहाँ से आवाज़ आई तो ऐसे ऐसे दिमाग अपना गर्दन हिलाते हैं ना, कहाँ से आवाज़ आई, या तो फिर आंखें बड़े कर देते हैं।
तो सेंसेस के थ्रू वो कुछ चीज़ें जानते हैं, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं होता है जानने के लिए, क्योंकि तब तक बच्चे की एक्टिविटी नहीं कर पाते, नहीं चल पाते हैं, नहीं कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ सोते रहते हैं और अपने सेंसेस के थ्रू, अपने आई ईयर इनके थ्रू कुछ चीज़ें बाहर के वो जानते हैं। ओके, देन रिफ्लेक्स एक्शन, जहाँ पे वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्स करते हैं, जैसे मैंने अभी बोला आई ब्लिंक करना, या तो फिर गर्दन घुमाना, या तो फिर स्माइल करना, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। इसके थ्रू ही अपना जो एक्सपीरियंस जो एक्सप्रेशन वो समझाते, इसके जरिए जो माँ होती है या तो फिर बच्चे की फैमिली होती है वो समझ जाते हैं, बच्चा मुस्कुरा है इसका मतलब वो खुश है, बच्चे रो रहा है इसका मतलब उसे कुछ चीज़ चाहिए, तो फिर दर्द हो रहा है, ओ ऐसे ऐसे सर को वहाँ घुमा रहा है, इसका मतलब वो किसी की आवाज़ को पहचान रहा है। तो ये सारी चीज़ क्या होता है, सेंसेस के थ्रू होता है। देन जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है 6 मंथ के बाद इमिटेटिव बिहेवियर आ जाता है, जहाँ पे वो हर एक चीज़ को इमिटेट करता है, जिससे भी बड़े करते हैं वो वैसे करता है 2 साल तक। वहाँ पे क्या करता है वो, बच्चा मम्मा ने ये बोला तो वो सुनता है और ऐसे ऐसे साउंड भी करने लगता है, जैसे बोलना तो क्लियर बोलना नहीं आता है, थोड़ा बोलने की कोशिश करता है। देन ये सारी चीज़ इमिटेट करता है, पापा ने कैसे किए, मामा ने कैसे किए। मामा अगर उन्हें पता चल जाता है कि मामा का अगर पापा बाहर गए हैं तो अभी आने का टाइम हो गया है, पापा अभी जाएंगे, वो रोना शुरू कर देंगे, वो सारी चीज़ आपको होता है इमिटेट करने लगते हैं। देन ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में आता है, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट होता है जैसे एक चीज़, वो उससे बहुत सारे रिलेटेड हो जाते हैं कि हाँ ये ऑब्जेक्ट ही सब कुछ है। जैसे अगर आप पहले जानते हो बेटा ज़्यादा छोटा होता है ना, आप अगर उसे कोई खिलौना दे दो, कोई भी चीज़ दे दो, तो वो इससे बहुत एक्वेंटेड हो जाता है, बहुत रिलेटेड हो जाता है। तो अगर आप वो रो रहा है तो आप ऐसे बोलते हो कि ये लो कौवा ले गया, तो वो सोचते हैं कि सच में कौवा ले गया क्या, तो ऑब्जेक्ट। उसके बाद थोड़ा जब बड़े हो जाते हैं तो ऑब्जेक्ट का ज़्यादा परमानेंस हो जाता है कि उन्हें पता है वो कौवा नहीं ले आए, मम्मा ने कहीं छुपा दिया है, तो वो ढूंढते रहते हैं। जब तक वो नहीं मिलता है, वो चाहे डॉल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसे आप वो पहचान लेते हैं और उससे बच्चे बहुत ज़्यादा रिलेट हो जाते हैं। ओके, तो अगर ये मिले तो वो खुश हो जाते हैं, अगर वो ये ऑब्जेक्ट ना मिले तो रोने लगते हैं। करते हैं ना ऐसे बच्चे, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए। इसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते, ज़्यादा परमानेंस हो जाते हैं। ओके, देन इस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर किस स्टेज में डेवलप होता है, सेंसरी मोटर। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि गोल ओरिएंटेड बिहेवियर किस स्टेज में आता है, ये आता है सेंसरी मोटर, जहाँ पे बच्चे अपना गोल के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। जैसे जब बच्चे ऐसे बोलते हैं ना, चलना नहीं सीखे, रेंगते हुए चलते हैं, तभी आप उनके सामने कोई भी चीज़ रखना, वो रेंगते हुए वहाँ से ले आते हैं। अब आप वो चीज़ को वहाँ से उधर से एक और साइड भी ले आते हैं, वो वहाँ से घूम जाते हैं। अब जहाँ पे चाहे उसे रख लो, वो अपने ऑब्जेक्ट, अपने गोल को फोकस करते वहाँ तक चले जाते हैं। अब जितनी बार रख लो या तो फिर जितनी बार छुपा लो, वो फिर से जाके ले आते हैं। तो वो क्या होता है, गोल ओरिएंटेड स्टेज होता है, जहाँ पे वो अपने गोल पे फोकस करना सीखते हैं कि हमें क्या चाहिए। आप जहाँ भी छुपा लो, वो जाके ढूंढ के ले आते हैं। ओके, देन सॉकिंग, लुकिंग, रिचिंग, ग्रास्पिंग, जैसे मैंने अभी बताया कि आई ब्लिंक करना होता है, हाथ को मोड़ना, ये सब छोटे छोटे काम करते हैं। तो ये हो गया सेंसरी मोटर स्टेज, जो कहाँ से 0 यानी कि जन्म से 2 साल की एज तक होती है। इस एज में बच्चे इस तरह से अपना नॉलेज, अपने कॉग्निटिव का डेवलपमेंट करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। ओके, जहाँ पे जैसे नाम से ये ऑपरेशन माने कि कोई भी ऑपरेशन, कोई भी एक्टिविटीज की करने के पहले कह दो, जैसे इसे नोन एज क्या, प्री चाइल्डहुड एज, इसे बोलते हैं प्री चाइल्डहुड एज। और यहाँ पे ही लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, जैसे बच्चे बोलना शुरू करते हैं। पहले से तो सिर्फ और जैसे छोटे छोटे साउंड करते हैं, किसी को इमिटेट करते हैं, कोई कुछ बोल रहा है। इस स्टेज में जो 2 से 7 ईयर का होता है, यहाँ पे क्या उनका लैंग्वेज डेवलप हो जाता है, और वो तो पहले थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करते हैं, फिर बाद में अच्छे से बोलना शुरू करते हैं। 7 साल होने तक वो अच्छे से बोलना सब कुछ सीख होते हैं। देन क्या होता है कि चाइल्ड
पियाजे का ये मानना था कि चाइल्ड लर्न टू थिंक फर्स्ट एंड डेवलप द लैंग्वेज लेटर। पहले बच्चा सोचता है कि क्या बोलना है, देन वो बोलता है। कुछ भी उसे चाहिए अगर, तो पहले वो मन में डिसाइड करता है हाँ मुझे ये चाहिए कि मुझे ये बोला, देन वो बातें बोलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि वाइगर्स के क्या बोलते थे कि पहले लैंग्वेज आता है देन थॉट आता है, लेकिन पियाजे बोलते थे पहले थॉट आता है फिर लैंग्वेज आता है। ओके, देन इकोसेंट्रिक। इकोसेंट्रिज्म का मतलब यह होता है कि बच्चों को इस एज में, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में, उसका ये मानना था हर एक चीज़ मेरे लिए होती है, मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ। अगर मैं रोऊंगा तो सब लोग रोएंगे, अगर मैं खुश होगा तो सब लोग खुश होंगे, सब लोग मुझे ही प्यार करेंगे। आप लोग को पता होगा कि बच्चे छोटे होता है ना, अगर उसके मामा, उसके पापा या तो फिर कोई भी उसके फैमिली से अगर उससे छोड़ के कोई और बच्चे से थोड़ा प्यार करने लगे ना, वो गुस्सा हो जाता है कि मम्मा ने मुझे प्यार क्यों नहीं किया, उसे मारने भी लगता है। तो जिस चीज़ से रिलेटेड होता है उससे लगता है सब मुझसे ही प्यार कर रहे हैं, सब मेरे लिए ही हंसे। और अगर कोई भी रोता है ना, उसे लगता है शायद मेरे लिए रो रहे हैं। वो अपना खिलौना लेके उसे दे देता है, पापा मत रो, आप ले लो, ये सारे खिलौना ले लो, पता आप मत रो। तो उससे हर चीज़ को लगता है कि मेरे लिए सब कुछ हो रहा है, वो चाहे सुख हो, दुख हो, अटेंशन हो, सब मेरे लिए ही होता है। अगर मैं खुश हूँ तो सब खुश होंगे। ओके, अगर आप ध्यान दे रहे कि बच्चे छोटा होगा तो मम्मी अगर किसी से फ़ोन पे बात कर रही है, इससे नहीं देख रही है, तो वो मम्मी को भी मारने लगती है कि मम्मी मुझे छोड़ के क्यों तुम बाहर किसी और से बात कर रही हो। ओके, ये सब क्या होता है, इकोसेंट्रिक होता है। तो हर चीज़ में वो अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है, अपने आप को प्रायोरिटी देता है कि सारे लोग उससे ही देखें, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से सब चीज़ होता है। सब मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, मुझे ये खाना है तो मुझे ही खाना है, किसी और को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, अगर मैं दूंगी तो चलेगा, नहीं दूंगी तो नहीं चलेगा। इसे वो सिर्फ खुद पे ही फोकस करता है, वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाता है। ओके, देन होता है इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है, जहाँ पे वो रिवर्सिबिलिटी को नहीं समझ पाता है। सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप उसे एक बात सीधा बताओगे वो समझ में आएगा, अगर आप उसी बात को थोड़ा उल्टा के बताओगे तो वो समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आप बच्चे को, जैसे आप काउंट सिखाओगे 2 to 7 ईयर, तो वो काउंट सीखता जाएगा। 1 2 3 4 आप सिखाओगे तो वो सीख जाएगा आसानी से। लेकिन अगर आप उससे बोलोगे 10 से 1 तक आओ, तो कई बार ऐसा बच्चे नहीं कर पाते, उसे समझ में नहीं आता है कि 1 to 10 तक काउंट कर लेंगे, लेकिन 10 से 1 तक कैसे आना उन्हें नहीं समझ में आता है, क्योंकि इस स्टेज में इरिवर्सिबिलिटी होती है, जो रिवर्सिबिलिटी को समझ में नहीं आता है। ओके, देन क्या होता है, टॉयज और एनिमिज्म। जैसे मैंने अभी बताया टॉय, यस, जहाँ पे वो अपने खिलौने को अपना दोस्त मान लेते हैं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे क्या होता है अपना जो टेडी होता है उससे नहलाते हैं, उससे खाना खिलाते, उनका मानना था उसमें भी जान है, उससे भी दर्द होता है। और उन्हें क्या एनिमिज्म क्या होता है कि उन्हें लगता है कि सब में जान होता है और सबको दर्द होता है। अगर मुझे दर्द होता है तो सबको भी दर्द होता है, अगर मैं खुश होते तो सबको भी खुश होते, सब लोग खुश होते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है, तो घर के मेंबर क्या करते हैं, उसको जो भी टेबल या तो फिर जहाँ पे वो गिर के उसे लगा है उस टेबल को मारने लगते हैं। अच्छा तूने मेरे बच्चे को मारा, लग तो भी मारा, तो वो खुश हो जाता है। उससे लगता है जैसे मैंने दर्द सहा उससे भी दर्द हुआ होगा, मम्मा ने मारा तो उससे भी दर्द हुआ होगा। वो एक एनिमिज्म के स्टेज में होता है। टॉय, जहाँ पे वो टॉय, जहाँ पे भी जो बच्चे कोई टेडी से लेते रहते हैं, कोई अपने खिलौने से, कोई बैट से, उस सारे से वो रिलेटेड हो जाता है, उसे नहलाता है, खिलाता है, उसका बर्थडे मनाता है। कई कई ऐसे बार होता है कि टॉय का भी बर्थडे बनाते हैं, तो वो टॉय से ज़्यादा रिलेटेड हो जाते हैं। ओके, देन ऑल ऑब्जेक्ट आर सेम। उनका यह हर एक चीज़ को एज एन ऑब्जेक्ट देते हैं, वो चाहे मम्मी हो, पापा हो, वो चाहे कोई भी इंसान हो, कोई भी चीज़ हो, उनके लिए सब लोग मैंने कहते वो डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाते। जैसे अगर उनके मम्मी साड़ी पहनते हैं तो उनका मन जो पहचान नहीं पाते कौन मम्मी है, अगर कोई भी और लड़की को देख लिया वो भी साड़ी पहनी हुई है तो उन्हें लगता है ये मेरी मम्मा है। ऐसा होता है कि नहीं, वो रोने लगते कि ये मेरी मम्मा है। ओके, देन अगर वैसे वो और ऑब्जेक्ट को सेम मतलब वो लोग डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाते, ये मेरे पापा है या मेरे पापा नहीं है, तो उन्हें पता है मेरे पापा ऐसे दिखते हैं। अगर वैसे ही कोई इंसान आ जाता है तो उन्हें भी वो, अगर लड़का है उन्हें भी वो पापा समझ लेते हैं। ओके, तो डिफरेंस नहीं क्रिएट करना आता है। देन क्वेश्चन आस्क क्वेश्चन। इस स्टेज में बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं। जैसे जब 5 से ऊपर हो जाते हैं तब क्या होता है, या तो फिर 3 4 इस स्टेज में क्या करते हैं ना,
बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे जब आता है अभी कोई भी बोलने की तरीका उनका डेवलप हो गया तो हर चीज़ में कुछ मामा ऐसा क्यों होता है, मामा ऐसा कैसे हुआ, हर एक चीज़ में वो क्वेश्चन करने लगते हैं। देन इमेजिनरी वर्ल्ड, वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, उन्हें अपने ही टॉय के बारे में या तो फिर इमेजिनेशन के बारे में उनमें खोए रहते हैं। ओके, देन इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये क्या होता है 7 से 11 के एज, जहाँ जिसको क्या बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड। इसको प्री गैंग एज भी बोलते हैं, जहाँ पे बच्चे क्या होता है स्कूल जाने, इसको स्कूल एज भी बोलते हैं, यहाँ पे बच्चे स्कूल जाते हैं। और प्री गैंग एज होता है जहाँ पे बच्चे पहली बार फैमिली को छोड़ के आउटर सोसाइटी में जाता है। वो प्री गैंग एज क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम वो बच्चा इतना क्या एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता है, बाहर जाके खुद को ढलने में उसका टाइम लगता है, तो वो क्या है गैंग क्रिएट नहीं करता, तो वो डर जाता है। कई बार आपको पता है बच्चे आके घर में सारी चीज़ बोलते हैं, मामा आज स्कूल में या ये चीज़ हुआ, आज स्कूल में इसने मुझे मारा, इसने मुझे प्यार किया, सारी चीज़ वो बोलते हैं आके घर में। बाहर इतना ज़्यादा रिलेट नहीं हो पाते हैं, फ्रेंड्स के साथ घुल मिलते हैं, लेकिन गैंग बनाना, जो अपना फ्रेंड सर्कल बनाना इतना डेवलप नहीं हो पाता है। ओके, देन स्टेज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। इस स्टेज में बच्चे क्या होते हैं लॉजिकल थिंकिंग उनका डेवलप होता है, हर चीज़ में लॉजिक लगाते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है बच्चे ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे थे, आपको समझ में आ रही यार बच्चे होके भी इतने ये सवाल कैसे पूछ लिया, तो उनका जो लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो चुका है। ये उनके बारे में सोच, हर एक चीज़ के क्यों का आंसर उनके पास होता है, अगर ये चीज़ ऐसा होता है तो वैसा भी होता है। ओके, देन रिवर्सिबिलिटी। इस स्टेज में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में रिवर्सिबिलिटी आ जाते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं। अब अगर आप उन्हें 10 से रिवर्स में 1 तक काउंट करने के लिए बोलो तो समझ जाएंगे और बोल देंगे, और कोई चीज़ को भी आप सीधे सीधे समझाओगे वो समझ जाएगा, और इससे उल्टा करके भी समझाओगे वो समझ पाए, और क्लासिफिकेशन करना भी सीख जाएंगे। और क्या अंडरस्टैंडिंग द क्वांटिटी, एरिया और वॉल्यूम, जो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं समझे होंगे। जैसे अभी क्या होगा कि अगर आप उन्हें 1 लीटर का पानी एक ग्लास में दोगे, एक लंबा सा और एक ऐसे गोल सा बर्तन में दोगे, वो लोग समझ जाएंगे ये एक ही पानी है, इतना पानी का क्वांटिटी सेम है, सिर्फ उनका क्या रखने का जगह चेंज हो गया है, लेकिन क्वांटिटी सेम है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो लोग वो डिफरेंस नहीं जान पाए, उन्हें लगेगा ये बर्तन बड़ा है इसका मतलब इसमें ज़्यादा पानी है, और ये बर्तन छोटा है इसका मतलब इसमें कम पानी है। बच्चे आप पहले जानते हो बच्चे क्या कहते हैं, मम्मा तूने उससे ज़्यादा दे दिया और मुझे कम दे दिया, क्योंकि मेरा छोटा बर्तन है उसका बड़ा बर्तन है। उन्हें तब तक यार मम्मा अगर जितना भी समझाए कि नहीं सेम क्वांटिटी है, सिर्फ उनका बर्तन बड़ा है तुम्हारा छोटा है, फिर उन्हें समझ में नहीं आएगा क्या प्री ऑपरेशनल स्टेज में। लेकिन जब वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि 7 से 11 के एज में आ जाएंगे तब उन्हें समझ में आए नहीं कि क्वांटिटी सेम है, सिर्फ बर्तन के छोटा बड़ा है। उन्हें क्वांटिटी, एरिया, वॉल्यूम के बारे में समझ आ जाएगा। ओके, देन लास्ट स्टेज इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज विच इज 11+11 के बाद का जो स्टेज होता है वो होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसे हम क्या कहते हैं एडोलसेंस स्टेज, एडल्टहुड होके, और जो होता है हमारा क्या होता है ऑल्सो नोन एज गैंग एज। यहाँ पे बच्चे गैंग एज हो जाते हैं कि बच्चों को बाहर रहना पसंद होता है, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। वो अपनी दुनिया पीयर ग्रुप में ढूंढते हैं, यानी कि फ्रेंड्स के साथ ढूंढते हैं, फ्रेंड्स के साथ उन्हें अच्छा लगता है, कुछ हर चीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे क्या होता है बच्चा फैमिली से थोड़ा दूर होके फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा रिलेट होता है, बाहर दुनिया से ज़्यादा रिलेट हो जाता है। ओके, देन क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब हर एक चीज़ को वो अच्छे से समझ लेते हैं, उनका दिमाग का जो डेवलपमेंट होता है वो अच्छे से हो जाता है, क्योंकि आपने अभी पता है कि लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप हो जाता है। और जो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो चीज़ उनके पास नहीं होती है उसके बारे में भी वो सोच लेते हैं, और जो चीज़ उनके पास है जैसे फिजिकली वो देखते हैं वो चीज़ भी समझ सकते हैं, और जो चीज़ नहीं वो इमेजिनेशन करके वो समझ जाते हैं। जैसे डिडक्टिव रीजनिंग काम से हो जाता है। पहले क्या होता है इंडक्टिव होता है, अभी क्या होता है डिडक्टिव। डिडक्टिव क्या यानी कि मतलब कि एक रूल से वो एग्जाम्पल के और आ सकते हैं। जैसे अगर अभी आप उनको नाउन के डेफिनेशन बताओगे और उसके बाद आप नाउन के एग्जाम्पल दोगे
तो वो समझ जाएंगे, या तो फिर वो खुद एग्जाम्पल ढूंढ लेंगे। अच्छा मम्मा, ये नाउन का डेफिनेशन यह है, तो ये बेड भी नाउन है, मम्मा भी नाउन है, सारी चीज़ नाउन होते हैं, वो खुद ढूंढ लेंगे। लेकिन पहले जब इंडक्टिव में था, वहाँ पे क्या होता है, एग्जाम्पल से हम रूल की ओर जाते हैं। वहाँ पे बच्चे को पढ़ाया जाता है कि बच्चे ये होता है, ये जो भी चीज़ हो, तो फिर ये जो बुक है आपके पास, ये भी एक नाउन है, देन ये भी एक नाउन है, और आपके पास आप भी एक नाउन हो, देन आपको उसके बाद रूल बार समझाया जाता है कि नाउन का डेफिनेशन यही होता है। ओके। लेकिन फॉर्मल और प्रश्नावली उनका डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो जाता है, जहाँ पे ये बड़े लोगों के साथ यूज होता है डिडक्टिव का प्रोसेस। देन हाइपोथेटिकल रीजनिंग। हाइपोथेटिक मतलब एज्यूम्शन एंड इज अ टेंटेटिव केस और एजुकेशनल केस, जहाँ पे बच्चे केस लगाना शुरू कर देते हैं। जैसा अगर ये चीज़ हुआ है तो इसका कारण ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। जैसे अगर एक बच्चा घर जाता है और उसके पापा उसे डांटते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं है कि पापा ने उस पर क्यों गुस्सा किया हुआ है, लेकिन उनका हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो होता है ये क्या बोलता है, अच्छा पापा को ये बात पता चल गई कि आज मैंने स्कूल पे ये गलती की थी, आज मैंने इससे मारा था, या तो फिर आज मैंने ये गलती की थी, शायद ये बात पता चली होगी, या तो फिर ये आके मम्मी को बोल दिया होगा कि मैंने आज ये क्या हुआ। वो 3-4 चीज़ हाइपोथेसिस कर देते हैं, या शायद ये हुआ होगा, इस वजह से पापा आज गुस्सा है मुझसे। ओके। तो हाइपोथेटिकल जो उनका गेसिंग पावर होता है, उनका थॉट प्रोसेस होता है, ये डेवलप हो जाता है। देन डाइवर्जन एंड क्रिएटिव थिंकिंग भी हो जाता है। हर एक चीज़ का हर एक तरीका, हर एक एंगल को वो सोचना शुरू करते हैं। उससे पहले क्या होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब एक दिशा में सोचना, डाइवर्जेंट का मतलब हर एक दिशा में सोचना, एंड क्रिएटिव थिंकिंग जैसे इस एज में बच्चे का जो टैलेंट होता है, जो नॉलेज होता है, वो निखर के बाहर आता है और अपनी जो क्रिएटिविटी होती है उसको वो शो कर पाता है। ओके। देन ये था 4 स्टेजेस जो पियाजे ने दिया था। 4 स्टेज क्या था, सेंसरी मोटर, देन प्री ऑपरेशनल, देन कॉन्क्रीट ऑपरेशन, देन फॉर्मल ऑपरेशन। ये हो गया 4 स्टेज, जिसके वजह से पियाजे ने बोला था कि एज के अनुसार, मैचुरेशन के अनुसार बच्चा अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है। ओके। इस सारे चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, वो चाहे वन लाइनर हो या तो फिर मैचिंग में हो, आता है। ओके। देन जानते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, क्यों हम पियाजे के बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों, क्या उसका इम्प्लीकेशन है एजुकेशन में। ओके। तो हर एक चीज़ का एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो पियाजे को अगर आप पढ़ोगे तो आप करिकुलम मेकिंग कर पाओगे। क्यों, अगर आपको पता होगा इस बच्चे के इस एज के बच्चे इस तरह के सोचते हैं और इस फॉर्मल स्टेज में जब वो पहुंच जाते तो उनका सोचने का तरीका चेंज हो जाता है, तब आप करिकुलम उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे। जैसे जब आप बच्चे थे, आपका सिलेबस जो था, आपका करिकुलम जो था, क्या अभी आप कॉलेज में भी वही पढ़ रहे हो कि नहीं ना? आपके पढ़ाने के तरीके, आपका सिलेबस, आपका करिकुलम, हर चीज़ चेंज हुआ है कि नहीं। ओके। जैसे पहले इंडक्टिव के मेथड में पढ़ते थे, फिर डिडक्टिव के मेथड में पढ़ेंगे। वो पता चल रहा है कि पियाजे स्टेज में कि 11 एज से पहले बच्चे डिडक्टिव थॉट नहीं ला पाते हैं, तो उनको उनके करिकुलम भी ऐसे क्रिएट होंगे जो डिडक्टिव नहीं होगा। जब वो 11 क्रॉस कर जाएंगे तब डिडक्टिव मेथड आएगा। ओके। देन क्या होता है, इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में इम्प्रूवमेंट आता है, जैसे एज के अनुसार टीचिंग मेथड। अगर आप छोटे बच्चे को जैसे बोले थे कि एक्टिविटी ओरिएंटेड होते हैं, तो इस स्टेज में आप एक्टिविटी के थ्रू से पढ़ाओगे। जैसे बच्चे स्कूल में, प्ले स्कूल में क्या होता है, उन्हें खिलाते हैं, उन्हें डांस सिखाते हैं, पोएम सिखाते हैं, तो डांस के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू उन्हें पढ़ाते हैं। लेकिन अगर अभी आपको कोई भी चीज़, आपको थोड़ी वो डांस करके बताएंगे, आपको बोल देंगे और आप समझ जाओगे नहीं। तो ये होता है टीचिंग मेथड में डिफरेंस लाने का, क्योंकि अगर आपको पता होता है इस एज में बच्चे का डेवलपमेंट इसी स्टेज में फॉर्मल होता है, किस स्टेज में वो गोल ओरिएंटेड होता है, किस स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, इस स्टेज में वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, तो आपको उसी तरीके से आप अपने टीचिंग के मेथड को क्या चेंज कर पाओगे और इम्प्रूव कर पाओगे। देन ट्रीट ए चाइल्ड एज ए डिस्कवर, क्योंकि उन्होंने बताया था कि चाइल्ड एज ए लिटिल साइंटिस्ट, तो हर एक चाइल्ड को डिस्कवर के हिसाब से एज ए साइंटिस्ट हिसाब से आप ले सकते हो। उसे कोई भी एक्टिविटी दे सकते हो, कोई भी प्रोजेक्ट दे सकते हो, या तो फिर कोई भी चीज़ में उन्हें इन्वॉल्व कर सकते हो। उनके क्यूरियसिटी, उनके अंदर जो क्यूरियसिटी है उसे आप इम्पोर्टेंस दे सकते हो। इस वजह से अभी जो हमारे NCF 2005 है वो क्या हुआ है,
रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है ताकि आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सके, आपको एक्टिविटी ओरिएंटेड कर सके। तो ये क्यों हो रहा है? सारे साइकोलॉजिस्ट का जो सजेशन दे उसी के अकॉर्डिंग हमारा करिकुलम चेंज हो रहा है। ओके, देन हेल्प टीचर टू कम्युनिकेट विद स्टूडेंट्स। देन ये क्या होता है कि एक टीचर को हेल्प करता है कि स्टूडेंट के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि अगर टीचर को पता होगा कि इस एज के स्टूडेंट्स के साथ हम ऐसे बिहेव करेंगे तो वो स्टूडेंट से ज़्यादा रिलेट कर पाएगा टीचर से और अच्छे से पढ़ाई करेगा। तो क्या टीचर उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। जैसे बच्चे, जब आप ट्यूशन, अगर कोई ट्यूशन भी कर रहा है, कोई उसे पता होगा कि स्कूल में पढ़ाएगा कि आप छोटे छोटे बच्चे को जिस तरीके से पढ़ाते हो ना, बड़े बड़े बच्चे को उस तरीके से नहीं पढ़ाते, उस तरह से कम्युनिकेट नहीं करते। बच्चे को खेलना पसंद है, आप छोटे बच्चे को ना उससे अगर आप स्टोरी टेलिंग करोगे या तो फिर खिलाओगे, वो ज़्यादा एक टीचर के साथ कम्युनिकेट हो जाएगा। लेकिन अगर बड़े बच्चों को आप स्टोरी टेलिंग बोलोगे तो वो बोर हो जाएगा, क्या टीचर इससे बात करें, नहीं। तो हर एक एज का अलग अलग कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसी के अकॉर्डिंग टीचर को अपने कम्युनिकेशन को क्या चेंज करना होता है। ओके, समझ में आया? दिस आर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, आप इसे याद रख लेना। देन ये था आज का क्लास जो पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में था। अगर आपको समझ में आया है, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है, देन इस वीडियो को लाइक कीजिए, देन अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। अगर कोई भी डाउट है आपको, देन कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ओके, तो थैंक यू, बाय।